कोई भी डिवाइस हो तो उसको वेरियस कॉजेज के कारण हमें प्रोटेक्ट करना रहता है। बहुत सारा कारण है, जैसे कि करंट का वैल्यू बढ़ना, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ना, dV/dt को प्रोटेक्ट करना, di/dt को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है उसके लिए क्या करेंगे, तो इसी में हमें प्रोटेक्शंस ऑफ SCR देखना है, ठीक है। यहाँ यह आपके सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के सिलेबस में नहीं है, देख लेना। लेकिन हमें लगता है कि यह सिलेबस में रहे या नहीं रहे, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा एराइज होता है, तो हमें देखना है प्रोटेक्शंस ऑफ SCR, ठीक है, जिसमें कि वेरियस प्रोटेक्शंस है। जैसे कि बता चुके हैं, करंट, ओवर करंट प्रोटेक्शंस, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, dV/dt प्रोटेक्शन, di/dt प्रोटेक्शंस, टेम्परेचर प्रोटेक्शंस। तो इतना तरह का प्रोटेक्शंस हमें देखना है। तो जिसमें कि पहला देखना है ओवर करंट प्रोटेक्शंस। तो बच्चा ओवर करंट प्रोटेक्शंस के बारे में समझो। हम लोग घर में फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं ना हम लोग घर में, तो फ्यूज लगाते हैं तो फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज का काम होता है जब हाई करंट का मैग्नीट्यूड आए, तो हाई करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कारणों से आ सकता है, ठीक है। हाई करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कारणों से आ सकता है, जिसमें कि हमारा एक मेन कारण क्या है, लोड का शॉर्ट होना, ठीक है, जिससे कि हमारा सर्किट में एब्रप्टली हाई करंट आए, और वही हाई करंट डिवाइस में जब जाने लगेगा तो वह डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके घर का बल्ब जो है वह फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज होने के पीछे रीज़न क्या है, हाई मैग्नीट्यूड का करंट गया और उसका फिलामेंट क्या हो गया, मेल्ट कर गया। तो जैसे ही हाई करंट जाएगा I²RT एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा, और उसी एनर्जी के कारण हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, अगर वह एनर्जी उसके सस्टेन वैल्यू से क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट का यूज करेंगे सर्किट में, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग घर में फ्यूज लगाते हैं, या आप MCB का नाम सुने होंगे, डोमेस्टिक लेवल पे फ्यूज देखा होगा बोर्ड में। अब अगर अभी पढ़ रहा है, ठीक है, या यह वीडियो जब देखोगे तो देखना तुम्हारे बोर्ड में फ्यूज लगा हो, या एक छोटा सा MCB देखोगे, जिसको कि हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, ठीक है। MCB हो गया, तो इसी को हम लोग सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फ्यूज लगा हो, MCB लगा हो, या सर्किट ब्रेकर, तीनों का काम क्या है, हाई करंट के वैल्यू को रोकना। हाई करंट के वैल्यू को रोकना, डैट मीन्स कि जब सर्किट में हाई करंट आएगा तो यह रोकेगा नहीं, सर्किट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। जैसे कि फ्यूज का वायर है तुम्हारा मेल्ट कर जाता है, और हमारा सर्किट क्या है, सेफ हो जाएगा, डिवाइस क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो ओवर करंट प्रोटेक्शंस, ओवर करंट मतलब क्या होगा, सपोज डैट, ओवर करंट मतलब क्या होगा, सपोज डैट यह हमारा एक SCR है जिसका कि करंट रेटिंग 10 एम्पियर है, और अगर इस सर्किट में 20 एम्पियर का करंट जाने लगा तो SCR एक्सेस हीटिंग के कारण क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही उसके रेटिंग से एबव करंट फ्लो करने लगेगा तो वह करंट उस सर्किट के लिए ओवर करंट नेचर कहलाएगा। और इसी तरह के केसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर यह 20 एम्पियर है और यह 10 एम्पियर, तो यहाँ इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज। अननेसेसरी अगर आपका यह सर्किट है तो सर्किट में 10 एम्पियर का रेटिंग है, अगर यहाँ 9 एम्पियर जा रहा है तो हमारा SCR में किसी भी तरह का डैमेजिंग नहीं होगा। क्योंकि डिवाइस कब डैमेज होगा, जब उसके रेटिंग से हम लोग ज़्यादा उसमें सप्लाई दे दें। जैसे कि अगर तुम्हारे रसगुल्ला खाने का कैपेसिटी है 10 और तुमको हम ज़बरदस्ती खिला दें 25-30, तब तो तुम्हारा पेट का सिस्टम ब्रेकडाउन में चला जाएगा ना, ठीक है। उसी तरह से कोई भी डिवाइस है, कोई भी डिवाइस का रेटिंग से ज़्यादा हम उसमें सप्लाई देंगे तो वह डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और इसी केसेस से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर जब हमको मालूम है कि 20 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग 20 एम्पियर का करंट लगा देंगे। बच्चा, हमें यह मालूम नहीं रहता है कि सर्किट में कब शॉर्ट सर्किट आएगा, ठीक है, सर्किट में कब शॉर्ट सर्किट हो जाए या कब करंट का वैल्यू बढ़ जाए। अगर पता रहता तो आसानी से कर सकते थे, लेकिन पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ओवर करंट प्रोटेक्शंस में क्या क्या है कि हमारा यह SCR है, हमारा यह SCR है। SCR में यहाँ पर करंट रेटिंग है तो इसको यहाँ पर सोर्स अप्लाई किया गया है, यह सोर्स है, इसके बीच में कहीं भी लोड होगा, ठीक है,
इसके बीच में कहीं भी लोड होगा तो यह फ्यूज या तो सर्किट ब्रेकर, ठीक है, फ्यूज भी लगा सकते हैं या सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं। दोनों किस केस से प्रोटेक्ट करेगा? हाई करंट से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में देता है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर विच वन डिवाइस आर यूज, तो आइदर फ्यूज या आइदर सर्किट ब्रेकर। और यह फ्यूज और सर्किट ब्रेकर इसके साथ किस वे में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि करंट हमारा सीरीज में ही ना सेम होता है। सपोज डेट यहाँ 20 एम्पियर का करंट जा रहा है तो यह पूरा का पूरा पाथ क्या है? सीरीज ही है ना। तो 20 एम्पियर यहाँ से भी जाएगा तब ना यह 20 एम्पियर फ्यूज से होते गया, तो फ्यूज उस 20 एम्पियर के रेटिंग से 20 एम्पियर के वैल्यू को सेंस करेगा और देखेगा कि हाँ यह हमारे सहने की क्षमता से ज़्यादा है, तो उसका फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, फ्यूज आइदर सर्किट ब्रेकर टू प्रोटेक्ट द ओवर करंट ऑफ द एससीआर, और फ्यूज और सर्किट ब्रेकर आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ द एससीआर, ठीक है। तो देखिए, फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शंस वी हैव टू कनेक्ट आइदर फ्यूज और सर्किट ब्रेकर इन सीरीज विद द एससीआर। हमेशा यह पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सर्किट में, यहाँ नहीं, किसी भी सर्किट में अगर हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो किसी भी सर्किट में हम लोग फ्यूज या एससीआर ही लगाते हैं, और जो कि किस वे में कनेक्ट रहेगा? सीरीज में ही कनेक्ट रहेगा, अनदर ऐसे कोई भी अदर में कनेक्ट नहीं रहता, ठीक है। फास्ट एक्टिंग फ्यूजेज आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट सेमी कंडक्टर डिवाइस। यहाँ पर एक टर्म है फास्ट एक्टिंग फ्यूजेज, डेट मीन्स कि वैसा फ्यूज जो बहुत तेज़ी से ऑपरेट करे वो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। सेमी कंडक्टर है, यह तो हम एससीआर हमारा सेमी कंडक्टर ही डिवाइस है, तो इस केस में हम लोग फास्ट एक्टिंग फ्यूज को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब है देखो यह वाला पॉइंट, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पर जो फ्यूज लगाएंगे, फ्यूज का रेटिंग इस I²TSCR, मतलब कि इसका जो रेटिंग होगा और इसका जो रेटिंग होगा स्लाइटली डिफरेंट होगा, मतलब कि यह फ्यूज का रेटिंग इस SCR के करंट रेटिंग से क्या होगा? कम होगा, ठीक है, कम होगा, तभी ना फ्यूज ऑपरेट करेगा। सपोज डैट कि यह तुम्हारा एक सर्किट है, सर्किट में हम फ्यूज लगा दिए, यहाँ हमारा लोड है और लोड का रेटिंग 20 एम्पियर है और यहाँ पर हम 50 एम्पियर का फ्यूज लगा दिए, तब तो 20 एम्पियर यह है और 30 एम्पियर का करंट गया, तो 30 एम्पियर पर तो ये मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मेल्ट नहीं करेगा तब तो हमारा एससीआर ही डैमेज हो जाएगा। मतलब कि जिस डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है उस डिवाइस से फ्यूज का जो रेटिंग रहेगा स्लाइटली कम रहेगा, स्लाइटली कम या इक्वल टू भी दे सकते हो, क्योंकि फुल लोड करंट आता है तो इक्वल टू भी दे सकते हैं, बट बेटर वे में हम लोग क्या करते हैं? स्लाइटली कम देते हैं। इसका एग्जांपल देखो, सपोज डेट तुम्हारे घर का फ्यूज अगर बार बार उड़ रहा है, जल रहा है, तो बचपन में हम लोग क्या करते थे? अरे फ्यूज बार बार उड़ रहा है, टीवी शक्तिमान चल रहा है और बार बार उड़ रहा है, रुको रुको, जाते थे मोटा फ्यूज बांध देते थे, तो मोटा बांध दिए तो उसमें टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब वो तो बढ़ गया लेकिन हाई करंट हमारे डिवाइस में आते रहा, तो उस केस में क्या होता है ना कि फ्यूज मेल्टे नहीं करता और डिवाइस डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो वही केस कहलाया, वह केस क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यही ज़्यादा हो गया और ये क्या हो गया? कम होगा। तो हमें प्रोटेक्ट इसको ना करना है कि इसको प्रोटेक्ट करना है। हाई करंट आएगा तो ई जलना चाहिए कि ई जलना चाहिए? कॉस्टली कौन है? ई कॉस्टली है कि ई कॉस्टली है? ठीक है, हमेशा प्रोटेक्टिंग डिवाइस का कॉस्ट कम होता है किससे? एक्चुअल डिवाइस से जिसको कि हमें प्रोटेक्ट करना है। तो यह कंडीशंस आप याद रखिएगा। मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा शुद्ध हिंदी भाषा में कि I²T रेटिंग ऑफ फ्यूज, I²T रेटिंग ऑफ फ्यूज कम होना चाहिए I²T रेटिंग ऑफ डिवाइस, कोई भी डिवाइस। यहाँ पर चूंकि SCR है तो यह डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा? SCR, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी डिवाइस हो, चाहे तो ट्रांजिस्टर को आप प्रोटेक्ट करो, चाहे तो मॉसफेट हो, जेफेट हो, BJT हो, फैन हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, AC हो, किसी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो तो यह कंडीशंस आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक नोट में है, नोट में क्या दिया हुआ है?
द ओवर करेंट कैपेबिलिटी ऑफ एसीआर, यह वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा पॉइंट है, स्टैंडर्ड पॉइंट है। द ओवर करेंट कैपेबिलिटी ऑफ एसीआर इज बेटर देन, एससीआर का ओवर करंट कैपेबिलिटी मतलब कि इसमें अगर करंट का वैल्यू बढ़ भी जाता है तो उसको सहने की कैपेसिटी क्या है, बेटर है, बेटर देन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सो प्रोटेक्टिंग ट्रांजिस्टर मॉसफेट आईजीबीटी, सब तो ट्रांजिस्टर का ही पार्ट है ना। मॉसफेट ट्रांजिस्टर मॉसफेट आईजीबीटी इज मोर डिफिकल्ट देन प्रोटेक्टिंग द एससीआर, मतलब कि एससीआर जो डिवाइस है हमारा सुपीरियर है फॉर प्रोटेक्शंस अगेंस्ट ओवर करंट, ठीक है। मतलब कि यह ज़्यादा करंट को क्या करेगा, विथ स्टैंड करेगा। ऐसे भी ज़्यादा करंट को ही विथ स्टैंड करता है क्योंकि एससीआर का करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑल द डिवाइसेस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव निकलता है। एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखना, इसके माथा पे बिंदी लगा देना, ठीक है, यह वाला, और ऐसे इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ यह इस लेक्चर 2 को आपको बोर्ड से ही लिखना है, ठीक है ना। यह हो गया। और नेक्स्ट है आइदर फ्यूज और सर्किट ब्रेकर इन सीरीज, हमेशा यहाँ कंफ्यूज कराएगा, तो आपको क्या करना है, इन सीरीज। यहाँ पर तो लोड दे दिए हैं क्योंकि लोड तो यह एक स्विच ही है ना एससीआर, ठीक है। तो यह हो गया, तो यह आपको क्लियर है ओवर करंट प्रोटेक्शंस। अब आता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो देखो ओवर वोल्टेज हमारा दो तरह से आता है एससीआर में, ठीक है। एक आता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ओवर वोल्टेज हमारा दो तरह से एग्जिस्ट होगा एससीआर में, एक हमारा इंटरनल होता है और एक हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है इंडक्टर के कारण, इंडक्टर जो हमारा चार्ज होता है LDI/dt उसके कारण हमारा ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और एक्सटर्नल मतलब थंडरिंग, ठीक है। जैसे कि ऐसा देखते होगे कि जब बिजली कड़का तो घर का बल्ब अचानक फ्यूज कर गया, तो वही बिजली कड़कता है और उससे वायर के द्वारा हमारे घर में चला आता है और हमारा डिवाइस क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ओवर वोल्टेज आने का दो कारण होता है बाबू, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। इसको मिटा रहा है, ध्यान दो, मिटा दें, मिटाते हैं, ठीक है, लिख लेगा, हाँ सर लिख लें। ओवर करंट हमारा किसके कारण आता है, टू के कारण, दो कारण है इसका, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान देना कि कभी अगर एग्जाम में पूछते कि ओवर वोल्टेज आने का क्या क्या कारण है, तो ओवर वोल्टेज दो कारण से आता है, टू वे से, दो रास्ते से यह होकर आएगा। एक इंटरनली आता है और एक एक्सटर्नली आता है। तो इंटरनली किसके कारण आएगा, इंटरनली हमारा जो इंडक्टर लगा रहता है, इंडक्टर हम लोग लगाते हैं DI/dt प्रोटेक्शंस के कारण, उस इंडक्टर के द्वारा हमारा एक जो LDI/dt प्रोड्यूस्ड होगा उसके कारण आता है। और सेकेंड है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल केस में हमारा किसके कारण आएगा, थंडरिंग के कारण, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों आता है और कैसे आता है, ठीक है। यह हो गया। अब देखिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस में हम लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस में हम लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं, तो पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसका सर्किट हम लोग देखेंगे। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस पता तो चल गया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस कितने कारण आता है, पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल में हमारा किसके कारण आ जाएगा, थंडरिंग के कारण, और इंटरनल में हमारा किसके कारण आ जाएगा, लार्ज DI/dt, लार्ज LDI/dt रिवर्स के कारण, ठीक है। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, वेरिस्टर एक इक्विपमेंट है, एक एलिमेंट, ठीक है। वेरिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस द एससीआर, अक्रॉस द एससीआर बोल रहा है, अक्रॉस द एससीआर मतलब क्या होगा बता दो, अक्रॉस द एससीआर मतलब पैरेलल टू द एससीआर फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिस्टर इज अ नॉन लीनियर रेजिस्टर। आपको यह पॉइंट याद रखना है, वेरिस्टर कैसा है, नॉन लीनियर रेजिस्टर है। और आप जानते हो कि नॉन लीनियर रेजिस्टर में या नॉन लीनियर एलिमेंट में हमारा ओम्स लॉ की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है।
तो वेरिस्टर हमारा क्या है, नॉन लीनियर रेजिस्टर है। और जितना भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जितना भी मटेरियल है सब का सब हमारा किसके जैसा बिहेवियर करता है, नॉन लीनियर। इसलिए बोला गया है ऑल मेटल ऑक्साइड बिहेव्स एज अ नॉन लीनियर, जिसमें कि एग्जांपल दिया गया है जेडोनो, जिंक ऑक्साइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस। वोल्टेज क्लैंपिंग मतलब कि वोल्टेज को उछाल कर बाहर कर देता है, यह हो गया, क्लैम्प करा कर बाहर करा देता है, ठीक है, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस, ठीक है। अब है इसका पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर सर्किट देखेंगे। मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर इज ए डिवाइस, यह एक डिवाइस है, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ विच इंक्रीजेज इन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, ठीक है। जैसे ही हम उसके पास वोल्टेज अप्लाई किया गया है तो उस वोल्टेज पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का नेचर क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि हमारा क्या होता है, V/I बराबर क्या हो गया, R हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन वहाँ हमारा जो R होगा वह वोल्टेज के साथ क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, वोल्टेज के साथ क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट है वेरिस्टर आर नॉन लीनियर डिवाइस, दे कंसिस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड पार्टिकल सेपरेटेड बाय ऑक्साइड फिल्म ऑफ इंसुलेशंस। ऑक्साइड फिल्म ऑफ इंसुलेशंस मतलब कि यह क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड होता है जिसपे कि मेटल ऑक्साइड का पार्टिकल होता है, सेपरेटेड बाय ऑक्साइड, ऊपर से ऑक्साइड का इंसुलेशन दिया जाता है, ठीक है। एज अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज द फिल्म बिकम्स कंडक्टिव एंड द करंट फ्लो इज इंक्रीज। जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो ऊपर का इंसुलेशंस का कोटिंग किया गया है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम जाता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस वैल्यू कमेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस एमओवी। एमओवी मतलब एमओवी को हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स। इट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, हाई वोल्टेज पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो इट ड्रॉ हैवी करेंट टू लोड द एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के हैवी करंट को वो क्या कर देता है, बाईपास कर देता है। दिस विल रिड्यूस द सप्लाई वोल्टेज एंड सर्ज सप्रेशन इज अचीव्ड। और इसी कारण से हमारा जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस्ड हुआ है वह बाईपास हो जाता है, या जो सर्ज डेवलप्ड हुआ है, सर्ज मतलब क्या होता है, यही कम मैग्नीट्यूड का इस तरह का सर्ज होता है, कम समय में क्या होगा, हाई मैग्नीट्यूड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ज। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हाई है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशंस क्या है, वेरी लो, ठीक है। मतलब कि इसी कारण से इसका जो हमारा सर्ज है वह सप्रेस्ड कर जाता है। सप्रेशंस मतलब जो सर्ज का मैग्नीट्यूड हाई है उसको बाईपास कर देता है, बाईपास्ड। अब देखते हैं इसका सर्किट। पहला तो है कि एमओवी का सिंबल क्या होता है, तो आप एमओवी का सिंबल देख लो अच्छी तरीके से। एमओवी का सर्किट सिंबल मतलब सर्किट में अगर लगा रहता है तो इस तरह से एमओवी क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यह हमारा क्या होगा, एमओवी। अब देखो सर्किट में लगाते कैसे हैं इसको। पहला तो हमें फ्यूज दिए और सीबी दिए, फ्यूज और सीबी दिए, उसके बाद एससीआर दे दिए। अब देखो एक्रॉस द पूछ रहा है, तो एक्रॉस द, यह तो इसका सर्किट सिंबल है, एक्रॉस द यहाँ इस तरह से हम लोग इस तरह से सिंबल दे दो, ठीक है ना, ठीक है, या यहाँ पर लिख दो एमओवी, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। तो बाबू बता दो यहाँ क्या है, फ्यूज या सीबी, यह हमारा हो गया एमबी। यह किसके लिए है, हाई करंट के लिए है, हाई करंट। यह किसके लिए है, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज किसके कारण आएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल किसके कारण है, इंटरनल है इंडक्टर के कारण, लार्ज di/dt के कारण, और एक्सटर्नल किसके कारण है, थंडरिंग वगैरह के कारण। क्लियर है, तो यह हो गया हाई वोल्टेज के कारण। अब देखो केसेस क्या आता है, यह देख लो। यह देख लो, सपोज डैट यहाँ पर अभी सप्लाई इस तरह का जा रहा है, यह नेचुरल सप्लाई है, मतलब कि नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ लिखते हैं, नॉर्मल सोर्स। तो नॉर्मल सोर्स में यह वोल्टेज पे, यहाँ पर हमारा V है, यह हमारा ओमेगा टी है, सपोज डेट AC है, वी एस बराबर
वी एम साइन ओमेगा टी। नॉर्मल में एम ओ वी का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई। ठीक है, मतलब कि अभी यह नॉर्मल है, भी नॉर्मल, भी नॉर्मल, तो भी नॉर्मल पे आर एम ओ भी क्या होगा, वेरी हाई। तो आर एम ओ भी वेरी हाई होगा तो आई एम ओ भी, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू क्या होगा, कम, तो सारा का सारा करंट इस लोड में बाईपास हो जाएगा, आई एल। ठीक है, आई एम ओ भी, यह भी नॉर्मल है तो यहाँ से आई एम ओ भी का वैल्यू क्या होगा, लो। ठीक है, नॉर्मल केस का बात किया जा रहा है, यह हमारा क्या है, नॉर्मल केस। ठीक है, नॉर्मल केस। अब जैसे ही अब नॉर्मल केसेस आ रहा है, अब नॉर्मल मतलब कि ट्रांजिएंट आ गया, इस तरह का सर्ज आया, तो सर्ज का इसी में देखो इस तरह से, यह सर्ज आ गया शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए, तो इसमें भी का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, भी का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। तो अब यह केस का बात कर रहे हैं, ध्यान देना, यह हमारा क्या हो जाएगा, भी एबनॉर्मल। भी एबनॉर्मल में वोल्टेज का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी के अनुसार आर एम ओ भी का वैल्यू क्या हो गया, कम, आर एम ओ भी का वैल्यू कम हो गया। तो जैसे ही इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, अब आई एम ओ भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई। तो इस केस में आई एम ओ भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, और यह सर्ज इस रास्ते से क्या हो गया, बाईपास हो गया, क्योंकि यह सर्ज का टाइम क्या होगा, बहुत कम। ठीक है, यह सर्ज का टाइम क्या होगा, बहुत कम, और यह बाईपास हो गया। जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड का करंट इधर से बाईपास हो गया, अब तो फिर से यहाँ पर आया, तो इस पॉइंट पर इसके लिए क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल है ना हुआ, यहीं पर ना सर्ज था, फिर से यहाँ आया तो नॉर्मल। तो नॉर्मल में फिर से क्या केस आ जाएगा, यह नॉर्मल, आर हाई, आई एम ओ भी लो। ठीक है, तो सर्ज को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया ना। ठीक है, तो सर्ज को बाईपास कर दिया। तो अगर आपको पूछे राइट डाउन द ओवर करंट प्रोटेक्शंस ऑफ द एचसीआर, तो पहले इसमें लिखना है देयर आर टू काउजेज टू एग्जिस्ट इन द ओवर वोल्टेज ऑफ द एचसीआर। एचसीआर में दो कारण होता है ओवर वोल्टेज आने का, एक इंटरनल कारण होता है और एक एक्सटर्नल कारण होता है। इंटरनल कारण में हमारा इंटरनल कारण में जो हमारा इंडक्टर लगा रहता है उसके रिवर्स के कारण, रिवर्स रिकवरी नहीं बोलेंगे, रिवर्स बोलेंगे, मतलब एल डी आई अपॉन डी टी के कारण आता है। और एक्सटर्नल हो गया जो हमारा थंडरिंग के कारण आता है। और उससे बचने के लिए हम लोग यह एमओ भी लगाते हैं, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर लगाते हैं, या अगर दे दे ऑप्शंस में रहे नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। यह आपका ऑपरेटिंग कंडीशंस है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो ऑपरेटिंग कंडीशंस को। ठीक है ना, यह ऑपरेटिंग कंडीशंस है। अब इसी में ऑपरेटिंग कंडीशंस में एक बॉक्स बनाकर इस तरह से अच्छी तरह से लिख लो, क्या होगा, एम ओ भी के लिए एम यहाँ दे लो, एम ओ भी और नॉन लीनियर रेजिस्टर के लिए क्या होगा बच्चा, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा तो आर का वैल्यू, आर ऑफ एम ओ भी और आर ऑफ नॉन लीनियर, आर का वैल्यू घटेगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सर्ज हमारा क्या हो जाएगा, इसी को सर्ज बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसको सर्ज करंट बोलेंगे। यह हमारा जो सर्ज होगा वो क्या हो जाएगा, बाईपास्ड। ठीक है, डिवाइस हमारा क्या हो गया, सेफ होगा। अगर यह नहीं रहता तो यह ड्यूरेशंस का करंट इसमें जाता ना, और उस सर्ज के कारण डिवाइस हमारा क्या हो सकता था, डैमेज्ड हो सकता था। नेक्स्ट है कि तो जैसे ही बाईपास्ड हो गया तो वोल्टेज का वैल्यू नॉर्मल आ गया, यह वाला। ठीक है,
थोड़े देर के लिए ना आया, फिर तो हमारा सिस्टम नॉर्मल ही चल रहा है, ठीक है। वोल्टेज कम हुआ तो सडनली आर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और आई क्या हो जाएगा, कम। तो यह हमारा क्या केस होगा, नॉर्मल केस। यह हमारा क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल केस, एब नॉर्मल केस। क्लियर है, क्लियर है ना यह दोनों पॉइंट? एकदम कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक मिनट देख लो इसको, फिर से लिखना होगा, ठीक है। और इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव और है जिसको कि हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, इधर देख लो, सारा का लिखना है तुमको, ठीक है। अब मिटाते हैं इसको। एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको एक बार तो मेरे को कॉम्पिटिशन्स में मिला है, और ये इसमें 2-3 बार पूछ चुका है। जब कंपटीशन दोगे तो यह तुमको पूछेगा, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड नेम है और उसी को दे देता है, ऑकवर्ड नेम को ही। एग्जामिनेशंस में वही चीज़ देगा ना, सॉरी कंपटीशन्स में, सेमेस्टर में ये वाला पॉइंट जो लिखा रहे हैं वो नहीं देगा, लेकिन कंपटीशन्स में तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है। देखो एक और है हमारा, नॉन लीनियर बिहेवियर आता है या यूज करते हैं सेलेनियम डायोड, SELENIUM, सेलेनियम डायोड। सेलेनियम डायोड का सिंबल यह होता है, एक तरह से झुका रहता है, केवल एक तरह से, ठीक है। यह भी हमारा क्या है, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस है, वोल्टेज क्लैंपिंग, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस है। बट इसका वोल्टेज क्लैंपिंग एबिलिटी, वोल्टेज क्लैंपिंग मतलब इसको, ये भी हमारा कैसा बिहेवियर शो करेगा, नॉन लीनियर, ठीक है। वोल्टेज क्लैंपिंग एबिलिटी इज पुअर होता है कंपैरेटिवली MOV से, पुअर, सो इट इज जनरली नॉट यूज्ड, इसलिए इसका हम लोग यूज्ड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको लिखना है, नॉन लीनियर ग्राफ मतलब कि वेरिस्टर, या बोलो MOV, या बोलो यह सेलेनियम डायोड, और वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, मतलब कि नॉन लीनियर में हमारा ओम्स लॉ की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रेटिंग ऑफ SCR डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कूलिंग मेथड, better the cooling method provided higher rating of the SCR, ठीक है। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखना है।
सेलेनियम डायोड वाला, सेलेनियम डायोड आपको ऑब्जेक्टिव में यह देगा सेलेनियम डायोड क्या है, वोल्टेज क्लैंपिंग या और भी कोई 2-3 ऑप्शंस दे देगा। तो वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस ही है, ठीक है, मतलब नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को ही ये भी शो करता है। नॉन लीनियर ग्राफ जैसे कि वेरिस्टर और मोब और वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। नेक्स्ट है रेटिंग ऑफ एसीआर डिपेंड्स अपॉन द कूलिंग मेथड। जितना अच्छा कूलिंग मेथड होगा उतना बेटर हमारा एसीआर का रेटिंग होगा। जैसे कि तुम खुद देखो, जितना अच्छा तुम्हारा मोबाइल होगा ना उतना कम हीट करता है, ठीक है, और जितना लो चाइनीज़ मोबाइल था सब ज़्यादा हीट करता था तो जल्दी ख़राब हो जाता, ठीक है। अच्छे कंपनी का मोबाइल ले लो और अच्छे कंपनी का मोबाइल लो तो देखो उसमें हीटिंग डेवलप्ड कम होगा, हीटिंग डेवलप कम होगा तो उसका लाइफ क्या होगा, अच्छा होगा कंपैरेटिवली ऑल लो डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग ये अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कौन कौन बचेगा, DI/dt, dV/dt, मेसनबर सर्किट देखना है और एक हीट सिंक टेम्परेचर वाला देखना है, 3। तो मे बी 25 लेक्चर्स में आपका यह एसीआर फिनिश्ड हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।